हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एज अ लॉ इंटर्न मैं जब भी कोर्ट जाके बैठती हूँ और अपनी एक छोटी सी डायरी बनाई है। इसमें मैं जो भी कोर्ट्स में आर्ग्यूमेंट करते टाइम और जो प्रोसीडिंग्स है वो सब चीज़ें देखती हूँ, तो मैं उसको साथ साथ नोट करती रहती हूँ जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती। लाइक प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो गई, मतलब चार्जशीट सुना था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो गई, एविडेंस सुना था, प्री एविडेंस हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कोर्ट में जाके सुनने को मिलती है। वेव ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को हटाने की कोई बात हो रही है, बट कौन सी कॉस्ट को नहीं पता। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कोर्ट में जाके सुनने को मिलती है, और वो सब चीज़ों के मैंने बना लिए हैं नोट्स, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये टर्म्स ऐसी हैं जो समझने बहुत आसान है, बस वर्ड्स ऐसे लगते हैं भाई क्या होगा इसका मतलब। ठीक है, तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो ना, तो देखो एक ऐसी छोटी सी डायरी बना लो, और कोर्ट्स में जाके अगर आप प्रोसीडिंग्स देख रहे हो और केसेस देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको ना आप ऐसे ऐसे नोट डाउन करते रहो, और उसके बाद फिर उसको गूगल करो, तसल्ली से बैठो। लाइक ये चार्जशीट है, चार्जशीट का मैंने मेरी राइटिंग बहुत गंदी में दिखाऊंगी नहीं, तो उसको पूरा थोड़ा छोटा सा एक पैसेज लिख के जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि डायरी आपकी है, स्पेलिंग गलत है, कुछ भी है, आपकी है जो है, तो वो आपको ना समझ में आएगा। छोटा सा एक ब्रीफ बना लिया, नहीं जब लगा वो क्या था, ये आपने नोट्स बना रखा, उसको फटाफट जाके पढ़ा, छोटा सा पैसेज है, उसको बार बार रिकॉल करते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं, वो चीज़ फिर बैठ जाती है दिमाग में और याद हो जाती है। तो अब आर्ग्यूमेंट करते टाइम हम ऑपोजिट पार्टी से ये तो पूछेंगे ना, भाई सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होती है, पहले हमें एक्सप्लेन करो, उसके बाद हम करेंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें पहले ही समझना पड़ेगा। तो इन चीज़ों की आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, और एक छोटी सी डायरी प्लीज़ ले लो। अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और अगर आपको इंटर्नशिप अभी नहीं मिल रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं जो मैंने शुरू में किया था, और वो काम था कि इंटर्नशिप तो नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ आता नहीं है अभी स्टार्टिंग में, क्या इंटर्नशिप मिलेगी। तो मैंने एक ऐसी डायरी बना ली थी, और मैं अपनी पूरी यूनिफॉर्म डाल के कोर्ट्स में जाती थी। जो कोर्ट मुझे लगता था कि हाँ यहाँ पे जगह है, एडवोकेट्स खड़े नहीं हैं, बैठने की जगह है, चाहे साइड में खड़े होने की जगह मिल जाती थी, वहाँ पे जाके एक डायरी ले ली, जो भी वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, जो भी समझ में आ रहा है उसको नोट डाउन कर लिया। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हो गए, लीगल वर्ड्स हो गए, उसको नहीं समझ में आया, नोट डाउन कर लिया, घर आए, गूगल किया, सर्च किया, बिल्कुल अच्छा उसका ब्रीफिंग बनाई, समझ लिया। तो स्टार्टिंग में तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, और इंटर्नशिप अगर नहीं मिल रही है तो आप ये कर सकते हैं। और कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं, आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड आई एम जस्ट वॉचिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड मेमोराइजिंग ऑल दी थिंग्स, एनीथिंग, मतलब कुछ भी बोल सकते हो यार आप उनको कि हाँ लॉ स्टूडेंट हूँ, समझ रहा हूँ सब चीज़ों को, बस। उसके बाद आज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है चार्जशीट। A charge sheet is the initial report filed by the police after completing an investigation formally accusing someone of crime and outlining the evidence. उसमें evidence होते हैं, एक formal accusing जिसको accuse किया गया है someone, वो होता है। investigation, सब चीज़ जो आपने FIR होने के बाद जो investigate की है पुलिस ने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो चार्जशीट में लगा के कोर्ट में फाइल कर देते हैं। उसमें अब चार्जशीट के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। जो भी अब इंटर्नशिप कर रहे हैं, फाइल्स पढ़ते हैं, उनको थोड़ा आइडिया होगा इन चीज़ के बारे में। उसमें होता है DD नंबर, डायरी एंट्री नंबर होता है DD नंबर। उसके बाद उसमें आती है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आती है। फिर तहरीर, कंप्लेंट जिसको कहा जाता है, हम जो हैंड रिटन कंप्लेंट देते हैं उसका जो ओरिजिनल वर्जन होता है उसको तहरीर कहा जाता है, उसकी कॉपी होती है। और एविडेंस होते हैं, फिर अक्यूज जितने भी कंप्लेनेंट पार्टीज़ के नाम होते हैं, मेमो ऑफ पार्टी जिसमें आ जाता है, उसमें अक्यूज पार्टीज़ होती हैं, जितने भी आपके विटनेस हैं उनके विटनेस के नंबर्स होते हैं। उसके बाद जितने भी पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के नाम वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद एविडेंस आते हैं, 65B के सर्टिफिकेट आता है। 65B होता है एविडेंस जिसमें जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह जो गए, जैसे कोई CCTV फुटेज हो गई, लैपटॉप हो गया, और कोई मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब चीज़ें जाती है उसमें, तो वो सब एविडेंस जाते हैं। और इफ़ इट्स अ क्रिमिनल केस तो उसमें आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे, और बहुत सारे होते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर आप देखना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्या होता है? चार्जशीट तो चलो सुन लिया था हमने, सप्लीमेंट्री मैंने नहीं सुना था, मुझे सच में नहीं समझ में आया था। मुझे लगा यार ये कौन सा भाई आया है चार्जशीट का जो मुझे नहीं पता है।
ओके तो ये होता है। ऑन द अदर हैंड इफ फाइल्ड लेटर बाद में जो फाइल किया जाता है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट हो गई जो हमारी ओरिजिनल चार्जशीट है, सप्लीमेंट्री भी ओरिजिनल है बट जो चार्जशीट जो फर्स्ट चार्जशीट है उसको बोला जाता है ओरिजिनल, जो ओरिजिनल इनिशियल चार्जशीट होती है। आफ्टर द इनिशियल चार्जशीट व्हेन न्यू एविडेंस और इंफॉर्मेशन, जो न्यू, अब चार्जशीट हमने फाइल कर दिया बट उसके बाद भी कुछ एविडेंस आए हैं या इंफॉर्मेशन मिली है, वो जो डिस्क्लोज की जाती है वो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट बन के आती है। मतलब जो चीज़ें बच गई थी जो हम उस चार्जशीट में इंक्लूड नहीं कर पाए, जो हमने पहले फाइल कर दी, तो पुलिस उसको दोबारा फाइल करती है, उसको हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट बोलते हैं। मतलब जो एक ओरिजिनल हो चुकी है उसके बाद जो एक होती है उसको सप्लीमेंट्री आता है, और सप्लीमेंट्री कितनी भी हो सकती है। ओके, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फॉर वेव ऑफ कॉस्ट। ये सुन के ना मेरे को ऐसा लगा था मैंने कुछ, मतलब अभी तक ये लॉ में तो पढ़ाया नहीं जाता, और ये वेव ऑफ कॉस्ट जैसी चीज़ ना, पता है आपको, आपकी पढ़ाई में भी कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ये प्रैक्टिकल में ही मिलेगा आपको वेव ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या होता है, मान लो आपने, मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ के बताती हूँ, अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और अदर अथॉरिटी टू execute a party from paying a previously imposed cost. This typical मेरी राइटिंग में समझ में आ रही है। When a party has been ordered to pay a certain amount of money, example for missing a hearing. अब मान लो आपका मेरा 10,000 रुपये का लेन देन है, मैंने आपको 10,000 दिए, आपने मुझे अभी तक 10,000 मेरे वापस नहीं करे, मैंने कोर्ट में फाइल कर दिया है। अब मेरे को वो 10,000 चाहिए। अब क्या होता है, इस बीच मैंने आपको सामान भिजवा दिया है और अब आपको WS फाइल करना है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है, बट आपने वो टाइम पर फाइल नहीं किया या कोर्ट में आने से अवॉइड किया, किसी जब भी आपकी हियरिंग होनी है आप नहीं आए हो, तो मैं आप पे कॉस्ट फाइल कर, मैं कोर्ट से बोलूँगी कि कॉस्ट फाइल किया जाए, जज साहब खुद ही कर देंगे। तो वो जब कॉस्ट आप पे लग जाती है और उस पीरियड में आप नहीं आए हो, कोई दिन था जिसमें आपको कोर्ट पहुंचना था पर आप नहीं पहुंच पाए, और आप पहुंचे ही नहीं वहाँ पे, ना आपने इन्फॉर्म किया किसी के थ्रू या कोई इंटर्न को नहीं भेजा अपने पासवर्ड लेने के लिए, तो वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाए, तो दूसरी पार्टी कॉस्ट लगा देती है, जज साहब कॉस्ट लगा देते हैं। उसके बाद एक वेव ऑफ कॉस्ट की आपको एप्लीकेशन लगानी होती है कि मैं उस दिन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, या 1 महीने से मैं वहाँ पे नहीं प्रेजेंट हो रहा था तो क्यों नहीं हो रहा था, मेरे एग्जाम चल रहे थे मैं नहीं आ पाया। अब ये ऑब्वियसली कोर्ट में तो नहीं चलेगा, बट स्टिल अगर मैं अपनी एज ए स्टूडेंट बात करती हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे थे या कोई किसी की डेथ हो गई थी, कोर्ट में अगर हम बात करें किसी की डेथ हो गई थी, मुझे नहीं आइडिया रहा कि मेरे को कोर्ट पहुँचना था, मुझे नहीं था याद, मैं वहाँ पे मैं खोई हुई थी भाई, वहाँ पे मेरे को नहीं था, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें रखना होता है, उस एप्लीकेशन में डालना होता है, या कोई शादी थी उसमें मुझे जाना था, तो वो हम वहाँ पे डाल देते हैं वेव ऑफ कॉस्ट की, जो आपने हम पे कॉस्ट लगाई है वो इस पॉइंट की वजह से, इस ग्राउंड की वजह से मैं नहीं आ पाई, तो आप मेरी ये कॉस्ट हटा दीजिए। तो ये होती है वेव ऑफ कॉस्ट की एप्लीकेशन, जो मुझे नहीं पता था इतने दिन कोर्ट जाने के बाद भी, तो मैंने उसको लिख लिया था अपनी नोटबुक में। ओके, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, the evidence presented by the prosecuting party in a criminal trial to prove the guilt। जब प्रोसिक्यूट पार्टी जो होती है वो क्रिमिनल ट्रायल जो चल रहा होता है उसमें प्रूव करती है कि जो अक्यूज है वो क्यों गिल्टी है, वो जो एविडेंस करते हैं, जो it includes all the evidence, both physical and testimony that the prosecution intends to use to support their case and present the judge or jury that the defendant committed the crime। कि ये एक तरीके का होता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस, कि हम जो एविडेंस लगाते हैं, जो एविडेंस प्रेजेंट करते हैं अपने जूरी को, अपने जज के सामने, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ जो ये क्रिमिनल है, इसने क्राइम कमिट किया है, ये गिल्टी है, इसको प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस अगर उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। नाइस। हाँ, बोनाफाइड एंड मलाफाइड। मलाफाइड क्या होता है और बोनाफाइड, मलाफाइड, ये दोनों एक तरीके की इंटेंशंस है। मतलब अब बोनाफाइड होती है कि गुड फेथ, अच्छी इंटेंशन, एक तरीके का लाइक कोई भी अब क्राइम हुआ है तो एडवोकेट्स बोलते हैं
क्या बोलूँ कि ये इसकी मलाफाइड इंटेंशन था, इसीलिए इसने ये क्राइम कमिट किया। मतलब इसका बैड इंटेंशन था, इसलिए इसने ये जो क्राइम है वो कमिट किया। अब एक आपने मेंसरी पढ़ा होगा कि मेरा वो मतलब मैंने वो सोचा नहीं था जो हो गया मेरे से। लाइक अब कोई बुशेस है, उसके पीछे कोई हिरन है, मैंने यहाँ से बंदूक चलाई, जाके हिरन को लग गई। हिरन मेरे को नहीं पता था उसके पीछे खड़ी है, बट वो हिरन मर गया। मतलब इसका मतलब मेरा वो मेंसरिया नहीं था, मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको मार दूं। तो ये आपका बोनाफाइड आ जाए कि ये मेरा बोनाफाइड मतलब गुड फेथ था। मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं ये क्राइम कमिट कर दूंगा। और मलाफाइड हो गया कि आपका बैड इंटेंशन था, आपको पता था कि उस बुशेस के पीछे हिरन है तो आपने उसको मार दिया, तो ये हो जाएगा मलाफाइड इंटेंशन। मतलब बैड इंटेंशन, आपके इंटेंशनली आपने उसको मारा। और ये ना वर्ड्स जब एडवोकेट्स आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तब ये चीज़ यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को, जनरल लीगल टर्म्स। प्लीडिंग क्या होती है? रिटन सबमिशन मेड टू दी कोर्ट। कोर्ट को जो रिटन सबमिशन किए जाते हैं उसको हम प्लीडिंग बोलते हैं। एफिडेविट और रिटन स्वॉन स्टेटमेंट। स्वॉन क्या होता है? शपथ। एक स्वॉन स्टेटमेंट जो होती है वो एफिडेविट में जाती है कि हाँ इसमें जो कहा है सच कहा है, मेरे एडवोकेट ने जो इस चीज़ में लिखा है वो सच है, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड नहीं है। आप एफिडेविट कभी देखोगे ना तो उसमें यही सब चीज़ें लिखी होती है कि जो है सच है, और ये एडवोकेट ने जो भी लिखा है मेरे कहने पर ही लिखा है, सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। एक तरीके का स्वॉन होता है, ये स्वॉन स्टेटमेंट होती है। प्राइमा फेसी क्या होता है? ऑन द फेस इट और फर्स्ट ग्लास। इसमें क्या होता है? लाइक मैंने अपनी दोस्त, ये मेरी दोस्त, ये हूँ मैंने इसको चाकू मार दिया और ये मर गई ऑन द स्पॉट, ये मर गई है। और मेरे हाथ में क्या है? चाकू है और उसमें खून लगा हुआ है। पुलिस आई है, उन्होंने मुझे देखा कि मेरे हाथ में चाकू है, उसमें खून है, सामने एक बंदा मरा हुआ है, चाकू मेरे हाथ में। ये हो गया प्राइमा फेसी हो गया कि फर्स्ट पहला उन्होंने क्या देखा कि हाँ मेरे हाथ में चाकू है, मैंने इसको मार दिया, तो वो मुझे पकड़ेंगे आके कि चाकू मेरे हाथ में है, एक बंदा मरा हुआ और उस चाकू में खून लगा हुआ है। तो ये हो गया प्राइमा फेसी। ऑब्जेक्शन इज समथिंग disagreeing with something being done in court। ऑब्जेक्शन मेरे को अभी तक जहाँ तक आइडिया है, ऑब्जेक्शन जब हम किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन है, लाइक मैंने आपसे कुछ चीज़ पूछी, आपको उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया, बट आपको उसमें ऑब्जेक्शन है कि नहीं ये जो चीज़ है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, वो हो गया ऑब्जेक्शन। और एक इसमें ना केस फाइल जब हम करते हैं ना, केस फाइल कह रही हूँ, जब हम ई फाइलिंग वगैरह करते हैं, आजकल आप एडवोकेट हैं अगर कोई तो उनको पता होगा कि हम जैसे डॉक्यूमेंट्स जो थे डायरेक्ट हम पहले कोर्ट में जमा कर देते थे, पर अब वो कोर्ट में नहीं, पहले वो काउंटर नीचे ई फाइल होता है, जमा तो वहाँ भी होता है, फिजिकल जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो वहाँ पे भी जाते हैं, और सॉफ्ट कॉपी हमको जो ई फाइल करनी होती है वो भी जाता है। उसमें कभी कभी ऑब्जेक्शन आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया है, वो आपके पास वापस आ जाएगा, तो उसमें बोल देते हैं ये आपके पास ऑब्जेक्शन आया है कि इसमें वकालतनामा नहीं है या सिग्नेचर नहीं है, कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें, ऐसे आ जाता है, तो वो भी ऑब्जेक्शन होता है एक तरीके का। जुरिडिक्शन, लीगल अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ मैटर। जुरिडिक्शन दो तरीके के होते हैं, लाइक एक तरीके का हो गया, अब कोई लेडी है और एक बच्चा है, उस बच्चे की कस्टडी जाने वाली है पेरेंट्स के पास, और जो फादर है वो है जम्मू कश्मीर में रहते हैं, और जो उसकी मम्मी है और बच्चा है वो रहते हैं दिल्ली में, तो उनका साकेत कोर्ट लगा लेते हैं, साकेत कोर्ट में उनका केस चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा कहाँ रह रहा है? दिल्ली में, और उसका केस उसके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चलना चाहिए साकेत कोर्ट में, तो वो जम्मू कश्मीर से उसके पापा को यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि बच्चा यहाँ पे है। तो एक ये हो गया, और एक ना एक मजाक बताती हूँ आपको, लाइक मजाक हम जैसे अब एज अ लॉ स्टूडेंट हम मजाक तो अब लॉ टर्म्स में भी करने लगे हैं। हम आ रहे थे ऑटो से अपना एग्ज़ाम देके, तो एक भैया ऑटो वाले थे, वो कह रहे ये पूरा रास्ता है मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक मैं आपको छोड़ दूंगा, बट इससे आगे का आपको ऑटो करना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे का मेरा रास्ता नहीं है, मेरा चालान कट जाएगा। मैं कहा ओ अच्छा भैया आपका जुडिक्शन यहीं तक बनता है, इससे आगे का आपका जुडिक्शन नहीं बनता है। तो कह रहा मैडम क्या बात कर रहे हो, बाकी जो स्टूडेंट्स थे लॉ स्टूडेंट वो सब हंसने लगे, हाँ भैया आपका जुडिक्शन नहीं बनता। तो ऐसी लॉ टर्म्स होती है ना, इसमें आपको समझ में आने लगता है कि हाँ क्या क्या बात हो रही है। ओहो,
ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मैंने बहुत सारे बना रखा है, लाइक सामने में तो लिखा ही लिखा है और ऐसे पीछे में भी बहुत कुछ बना रखा है मैंने, जो अभी तक कोर्ट में जाके बैठ रही थी, मुझे लगता है काम का है। एडजॉर्नमेंट, पोस्टपोंडिंग द केस हियरिंग। एडजॉर्नमेंट होता है एक ना अपने, लाइक अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं और अगर आप लीगल अपडेट देखते हैं तो एक एडवोकेट थी, उनको एडजॉर्नमेंट लेना था, मतलब कुछ टाइम का आपको गैप लेना था। लाइक अगर आज मेरी हियरिंग हुई है, आज मेरे को कोर्ट में कुछ मान लेते हैं कुछ था, कोई ट्रायल था, एविडेंस था, तो मैं उसका एडजॉर्नमेंट ले लेती हूँ क्योंकि मेरे को जाना है, किसी की डेथ हो गई है या कोई पर्टिकुलर कोई रीज़न है, तो मैं उस टाइम पे जो मेन काउंसिल है वो प्रेजेंट नहीं है, तो एज एन टर्न में जाऊँगी, मेन काउंसिल इज ऑन दी आउट ऑफ कहीं भी बोल देंगे यार, आउट ऑफ मतलब बाहर जा रखे हैं, नहीं है यहाँ पे, आउट ऑफ दिल्ली है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, तो हमें एडजॉर्नमेंट चाहिए। मतलब जो आज हमारा केस है, आज हमको एविडेंस करना था, बट वो अब हम एक हफ्ते बाद करेंगे क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रीज़न की वजह से मेन काउंसिल बाहर जा रखे हैं, कुछ भी है। और ये इंटर्न्स के अलावा अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता इसको, क्योंकि इंटर्न ज़्यादातर यही चीज़ें कर रहे हैं। ओके, लिटिगेशन, the process of taking legal action. The process of taking legal action is litigation. Pre-jury, lying under oath. Pre-jury is a term lying under the oath. oath के अंदर जो चीज़ें की जाती हैं, बोली जाती हैं, उसको प्री-जुरी बोलते हैं। मतलब ओथ ली है उस चीज़ की, उसके बाद उसको बोला जा रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कोई बार पता है क्या होता है, लाइक एडवोकेट्स बात कर रहे हैं, कोई भी लाइक बोथ साइड एडवोकेट है, इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही है, हीट आर्ग्यूमेंट चल रही है, बट हीट आर्ग्यूमेंट भी ना एक लेवल ऑफ पिच, जो आपकी पिच है वो ज़्यादा हाई हो जाती है ना, कई बार जजेस बोल देते हैं अब मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा अगर आपने अपनी वॉइस और ज़्यादा हाई करी, तो आपकी पिच बहुत ज़्यादा हाई हो रही है ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट, तो प्लीज़ आप अपनी पिच को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा धीरे बोलिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट चल रही है बट आपको अपनी पिच कंट्रोल में रखनी है, वरना वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है एक तरीके से, कि आप बहुत तेज से चिल्ला के बोल रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है, तो जज बोलते हैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, आप धीरे बोलिए। मतलब एक तरीके के आपको क्या बोलूँ, disrespecting the authority of the court, disrespecting of the authority of the court, कोर्ट को जब disrespectful लगती है वो चीज़, तब आप पे contempt of court लगता है। ओके, ex parte, ex parte is something without the other being present। ओके, ex parte is something like एक मान लो अब कोई लड़की है, ये उसका बॉयफ्रेंड है, इसने प्रॉमिस किया था हाँ मैं शादी करूँगा तुमसे, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही गायब हो जाता है, बिल्कुल ही गायब, मतलब देश से ही बाहर चला गया है, कहाँ है हमें नहीं पता, बिल्कुल गायब है, मेरे सामने नहीं आया बहुत टाइम से, ये लड़की बोल रही है, तो ये कोर्ट में केस फाइल करती है एक्स पार्टी के साथ। जो एक्स पार्टी कौन है कोई, बट वो नहीं है, मतलब एट द मोमेंट वो प्रेजेंट नहीं है बट वो है, तो ये लड़की केस फाइल करती है और उसके बाद फिर केस आगे प्रोसीडिंग होते हैं। मतलब एक जो भी सुना जाता है इसके नाम से, इसके बेसिस पे सुना जाता है, जो सुना जाएगा जज इसकी सुनेगा, इसकी नहीं सुनेगा, इसके बेसिस पे ये फिर अब लाइक शादी हो गई है, कुछ भी ऐसा है कि बंदा गायब हो गया है, तो वो भी केस फाइल कर देता है, तो अब जो सुना जाएगा इस लड़की का सुना जाएगा, उसका नहीं सुना जाएगा। और इसी का ही ना एक ऑपोजिट भी होता है, मैं आपको एक बताती हूँ, CAET, केट, काइट, आई डोंट नो इसको मेरे को एक्सप्लेन, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे इसकी, बस इसका होता है बोथ पार्टी लिसनिंग। इसमें होता है कि दोनों, अब कोई ऐसा है कि भाई मान लो कोई दादाजी है, उनकी डेथ हो गई है और उनके पोते ने क्या किया, एक विल बना लिया और उनके मरते मरते एक थंब लगवा लिया और चला गया कोर्ट में, भाई ये देखो मेरे पास तो ये थंब है और ये विल पूरी बनी हुई है, तो अब जो भी प्रॉपर्टी है मेरे नाम हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, जो उसके अदर जो भाई बहन रहे होंगे या जो भी है, वो ये CAET इसके अंडर केस फाइल करेंगे कि अगर सुना जाए तो दोनों पार्टी से सुना जाए, किसी एक पार्टी से नहीं सुना जाए। ओके, आगे चलते हैं। ये मैं कहाँ आ गई, एक्स पार्टी हो गया। ओके, FIR,
क्रिमिनल, अब क्रिमिनल टर्म समझते हैं, क्रिमिनल केस के टर्म्स होते हैं कुछ। FIR, अब मैं इसकी डिफाइन करती जाऊंगी पूरा। FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जब पुलिस आप कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस होते हैं, किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया, रेप हो गया, ये सब जो ऑफेंस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। इसमें क्या होता है, जो सीरियस ऑफेंस व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, बिना वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, और इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञान। संज्ञान ऑफेंस, संज्ञान ऑफेंस हिंदी में लगा लो। बेल, बेल होता है 437 CRPC में, और ये एक तरीके का होता है टेम्पररी रिलीज ऑफ एन अक्यूज पर्सन, एक तरीके का टेम्पररी रिलीज होता है। अब इसमें बेल भी ना बहुत टाइप्स की होती हैं, बेल भी होती है टाइप्स की, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। रिमांड, रिमांड इज अ कस्टडी ऑफ अक्यूज टू पुलिस और जुडिशियल अथॉरिटी। दो तरीके की रिमांड्स होती है, एक होती है पुलिस रिमांड, एक होती है जुडिशियल रिमांड। पुलिस रिमांड में हम पुलिस, जब बंदा पुलिस के पास अरेस्ट हो रखा होता है अक्यूज, और जुडिशियल रिमांड इज जब जुडिशियरी तिहाड़ में भेज दिया जाता है, जब जज के थ्रू आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज चार्जशीट, समझ लिया है। चार्जशीट इज फाइनल रिपोर्ट फाइल्ड बाय पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस केस फाइल कर सब कुछ बनाती है फाइल, उसके बाद फिर कोर्ट में फाइल कर देती है, उसको हम बोलते हैं चार्जशीट। सप्लीमेंट्री उसके बाद जो बनती है। क्रॉस एग्जामिनेशन इज, क्रॉस एग्जामिनेशन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें तो फंसना बहुत मुश्किल होता है एडवोकेट्स के सामने। ओके, विटनेस बाय दी इसमें होता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विटनेस से बाय दी ऑपोजिंग पार्टी। ऑपोजिट पार्टी जो होती है वो विटनेस से क्वेश्चन पूछती है। ओके, मलाफाइड, मलाफाइड इज अ बैड और डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो होती है। बोनाफाइड इज गुड फेथ, ऑनेस्ट एंड इंटेंशन। ऑनेस्ट इंटेंशन जो होती है, गुड फेथ और ऑनेस्ट इंटेंशन, इसको बोलते हैं बोनाफाइड। मेंसिरिया, मेंसिरिया इज अ क्रिमिनल इंटेंशन और गिल्टी माइंड। मेंसिरिया इज अ क्रिमिनल इंटेंशन और गिल्टी माइंड। इसका मतलब जो मैंने बुशेस वाला भी एग्जांपल दिया था कि बुशेस के पीछे एक हिरन है, मुझे पता है कि पीछे हिरन है, पर मैंने बस अंधाधुंध गोली चला दी, और वो लगी किसको जाके, हिरन को जाके, क्योंकि मुझे पता था कि बुशेस के पीछे हिरन है और लग सकती है उसको गोली, बट मैंने चला दी। मतलब मेरा इंटेंशन था उसको मारने का और मैंने गोली चलाई और वो मर गया, तो इसका मतलब क्रिमिनल इंटेंशन था मेरा और गिल्टी माइंड था मेरा। उसके बाद आता है एक्टस रियस, द रियल एक्ट इटसेल्फ। जो रियल एक्ट होता है, क्रिमिनल किया गया एक्ट, मैंने गोली चलाई, इज माई एक्टस रियस। मेरे यहाँ पे किसी ने बंदूक रख दी है और मेरे को बोला है जाओ बेटा मेरे को वहाँ तक छोड़ के आओ, मुझे किसी को मारना है। भाई मैं हूँ स्कूटर ड्राइवर, मैंने चलाया फटाफट और मैंने छोड़ दिया उसको। मैं उस क्राइम का पार्ट बन गई हूँ क्योंकि मैंने उसको छोड़ा है, बट वो मेरा इंटेंशन नहीं था क्योंकि मैंने बंदूक के डर से किया। ठीक है, तो ये इंटेंशन वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, एक्टस रियस हो गया। ओके, अब आ जाते हैं सिविल टर्म्स पे। सिविल टर्म्स हो गया, एक सबसे पहला हो गया डिक्री। डिक्री मैंने सुना था, इसमें था फाइनल जजमेंट बाय अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट से जो हमें जजमेंट मिलती है, जजमेंट तो अलग हो गया, जजमेंट होती है कम अराउंड लगा लो 40 to 50 पेजेस की, बट डिक्री इज अ समराइज। डिक्री एक तरीके का समराइज होता है, मतलब उसको ना जजमेंट जैसे 50 to 60 पेजेस में है, तो डिक्री एक शॉर्ट में लिखा जाता है, उसको प्रॉपर मतलब एक होता है ना समराइज कर देते हैं किसी चीज़ को, बहुत छोटे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब डिक्री का मतलब बहुत बड़ा, बट मैंने उसको फाइनल जजमेंट बाय अ सिविल कोर्ट बस इतना लिखा हुआ है, तो एक उसको बहुत छोटा कर देते हैं कि समझने में आसान हो जाए, तो उसको डिक्री कहा जाता है। इंजंक्शन, कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इंजंक्शन इज समथिंग कि मैं आपको दे रही थी बहुत टाइम से धमकी, आपने केस फाइल कर दिया कि भाई देखो ये मुझे बहुत टाइम से धमकी दे रहा है, तो मेरे पास नोटिस आ जाएगा कि भाई या तो रुक जाओ या तो तुम्हारे ऊपर कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा। तो स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोकना इज इंजंक्शन। उसके बाद चलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग फेलियर टू फॉलो टर्म्स और कंडीशंस।
आपकी और मेरी बात हुई कि भाई मैंने आपको एक अपना घर रूम रेंट पे दिया है और आप कह रहे हो भाई ठीक है, मैंने एग्रीमेंट पे लिखा था कि आपको मुझे सिर्फ रेंट देना है, बाकी जो बिजली का बिल वगैरह है वो सब चीज़ें वो आपको खुद भरनी है। तो मैंने आपको घर दिया है, सिर्फ बिजली का बिल हो गया या फिर रूम रेंट हो गया वो सब आपको पे करना है। और देर आर सम थिंग्स, साफ़ सफाई हो गया, घर का मेंटेनेंस का हो गया, वो सब चीज़ आप देखोगे। ये हमारे एग्रीमेंट में था, कॉन्ट्रैक्ट में था। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग है तो जो भी डील हुई है हमारी, आप उस चीज़ को नहीं मान रहे हो, बिजली के बिल को नहीं भर रहे हो, पानी के बिल को नहीं भर रहे हो, तो फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था कि ये चीज़ आपको भरनी है, तो आपने वो चीज़ नहीं भरी, इसलिए आपको बोला जाएगा कि आप जब उस चीज़ को फेल हो जाते हो, वो चीज़ को टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने से, तब आप कर देते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीशन सूट is suit for dividing property among legal heirs। सूट फॉर डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, सूट किया गया है फॉर डिवाइड कर दी जाए प्रॉपर्टी को अमंग लीगल हियर्स, लीगल वे में प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाए। स्टे ऑर्डर आपके और मेरे बीच किसी शॉप को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, हम कोर्ट जाते हैं, मैं उसके ऊपर कुछ काम करवाना स्टार्ट कर देती हूँ उस शॉप के ऊपर, बट अब आपका और मेरा उस पर के वो चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप कोर्ट के पास जाओगे और बोल दो, मेरे ऊपर एक वो लगवा दोगे, स्टे ऑर्डर लगवा दोगे, मेरे ऊपर नहीं उस दुकान के ऊपर, कि भाई अब यहीं रुक जाओ, अब इस दुकान में और कुछ भी नहीं होगा, ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। interim relief is temporary relief, final discussion is made until final temporary relief मिल जाता है एक तरीके का, जिसमें until final decision जब तक नहीं आ जाता, फाइनल डिसीजन इज मेड, जब तक आपको फाइनल डिसीजन नहीं मिल जाता तब तक के लिए आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, इज इंटरिम रिलीफ। ओके, प्री चार्ज एविडेंस, जो एविडेंस होते हैं उससे जो एविडेंस पहले कर लिए जाते हैं उसको बोलते हैं प्री चार्ज एविडेंस। सिविल लॉसूट, द plaintiff evidence stage or petitioner evidence stage refers to the period where the plaintiff, the party initiating the lawsuit, presents their case to the court, filing of the planned and written statement and framing of issues. This stage involves the plaintiff presenting evidence to support their claims, often through witness testimony and introduction of documents। समझ गए आप? और नेक्स्ट मेरी एक वीडियो आने वाली है रजनीश वर्सेस नेहा, स्टेट ऑफ बिहार की। और ये जजमेंट अगर आपको लाइक मैट्रिमोनियल केसेस में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे आजकल मैं हो रखी हूँ 498 के केस हो गए, या मेंटेनेंस कैसे बनता है, रिलीफ कैसे मिलता है, इंटरम मेंटेनेंस कैसे बनता है, इन सब के ऊपर समझने के लिए हमें रजनीश वर्सेस नेहा स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो होने वाली है इसी जजमेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपको गाइस ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ बताना, और कमेंट सेक्शन में आपको और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता है जो मेरी नोटबुक में नहीं थी बट आपको पता है, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए आप वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे जुड़े रहिए और शेयर, लाइक, कमेंट सब कुछ कीजिए मेरी वीडियो पे। थैंक यू सो मच।